नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को डीडी न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। पूरा देश होली के रंग में सराबोर। काशी से लेकर कोलकाता तक होली का उल्लास चरम पर। देश के हर कोने में होली की धूम। होली पर जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। संभल में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। कई शहरों में सुरक्षा कड़ी। ट्रेन हाईजैक मामले में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा अपने गिरेबान में झांके पाकिस्तान। दुनिया जानती है कहां है आतंकवाद का अड्डा। तमिलनाडु में भाषा और रुपए के चिन्ह के विवादों के बीच 2025-26 का बजट पेश। एआईएडीएमके ने टीएएसएमएसी में कथित भ्रष्टाचार के मामले पर सदन से किया वॉकआउट। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ संघर्ष विराम को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव का किया सशर्त समर्थन। शांति बहाली के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया किया अदा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात रंगों के उत्सव होली की। होली की धूम जम्मू कश्मीर के डोडा में भी देखने को मिल रही है। घाटी में भी लोगों ने रंगों के पर्व होली को बड़ी धूमधाम से लोग मना रहे हैं। लोगों के चेहरों पर लगे रंग उनकी खुशी और उल्लास को बयां कर रहे हैं। घाटी में होली के अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। एक ही मैसेज है हमारा, वो है ब्लेस। हम ब्लेस का जो ये त्यौहार है इसको अच्छी तरह मनाएंगे। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार मना रहे हैं और आपसी भाईचारे को कायम दायम रखते हुए यहाँ पे होली का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पे मैं भारतवर्ष, मलेशिया, जम्मू कश्मीर और पूरे विश्व को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो देश भर में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। कल होलिका दहन के साथ ही इस त्योहार की शुरुआत हो गई थी। आज धुलेंडी पर पूरा देश रंग से सराबोर है। ब्रज क्षेत्र में होली का उल्लास चरम पर है। यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। हर कोई अबीर, गुलाल और रंगों में रंगा हुआ है। काशी में भी होली का उल्लास छाया हुआ है। आज सुबह से ही गंगा घाटों से लेकर घरों तक लोग जमकर होली खेल रहे हैं। रंगों का त्योहार होली शहर से लेकर गांवों तक धूमधाम से मनाई जा रही है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं। और काशी में तो कहा जाता है 7 बार 9 त्योहार। बात जब होली की हो तो काशी के क्या ही कहने। काशी में होली पर हर्षोल्लास और उमंग की बहार है। आज होली पर विदेशी भी काशीवासियों के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और भोजपुरी गीत पर होली का लुत्फ उठा रहे हैं। It's amazing. We're having a lot of fun. Great Holi. Very great fun. Amazing. Thank you. पश्चिम की तरफ चलते हैं। राजस्थान के पुष्कर में भी होली की धूम देखी जा रही है। यहां स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी जमकर होली खेली। पुष्कर में विदेशी सैलानी भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली मनाई। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में तो होली के अलग ही रंग देखने को मिले। होली पर बच्चे एक दूसरे पर झाग उड़ाते हुए दिखाई दिए।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी लोग हर्ष और उल्लास से होली का उत्सव मना रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी होली मनाई गई। इस दौरान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को गुलाल के रंगों से रंगा गया। इसके साथ ही भक्तों ने यहां जमकर होली खेली। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने होली पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के जितने दुख हैं, संकट हैं, वो सभी होली में जलकर खाक हो जाएं। हमारे महाराष्ट्र के भाई बहनों के जीवन में खुशियां आ जाएं, मैं ऐसी कामना करता हूं। यह सप्तरंग, यह आनंद, यह खुशी महाराष्ट्र की तमाम जनता के जीवन में बरकरार रहे, उसमें बढ़ोतरी हो जाए, ऐसी हमारी कामना है। होली का त्योहार बड़े धूमधाम से हुआ। आज धूलिवंदन है, रंग पंचमी है। कल होली में महाराष्ट्र की ईड़ा पीड़ा सब जलकर खाक हो जाए और महाराष्ट्र के जितने भी सुख दुख है, संकट है, सब होली में जलकर खाक हो जाए और हमारे महाराष्ट्र के तमाम जनता, हमारे किसान हैं, लाडली बहन, लाडले भाई, लाडले ज्येष्ठ, सभी के जीवन में आनंद आ जाए और खुशी आ जाए। और मुंबई में भी होली का जश्न चल रहा है। होली के साथ साथ मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान का आज तीसरा जुमा है, तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय भी खास नमाज की तैयारियों में जुटा है। उधर दोनों ही समुदायों के धार्मिक उत्सव में किसी भी तरह की खलल ना पड़े और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए मुंबई पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैदी की व्यवस्था की है और वो नजर आ रही है। मुंबई पुलिस ने गाइडलाइन भी जारी की है जो कि 18 मार्च तक लागू रहेगी। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आज रंगों के इस पर्व में देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बहुत ही आनंद आ रहा है अपने क्षेत्र में अपनों के बीच परिवार के साथ आज यहाँ होली का महोत्सव मना रहा हूँ। ये चुनाव के बाद मेरा पहला होली के अवसर पर अपने सभी यार दोस्त साथी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर होली मनाने का मुझे सौभाग्य मिला है। उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने के लिए जो ढेर सारे योजनाओं पर काम चल रहा है, मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उसमें मुझे सफलता मिले, हम सबको सफलता मिले। तो आज होली के पावन पर्व पर हर खास व आम होली के रंगों में सराबोर नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने आवास पर होली मनाई। होली समारोह में रक्षा मंत्री ने ढोल बजाया। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर देशवासियों को होली के पावन अवसर की बधाई दी। साथ ही उन्होंने रमजान और हर त्योहार को मनाने वाले सभी लोगों को बधाई दी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और सर्वत्र देश में एक आत्मविश्वास का भाव लोगों के अंदर पैदा हुआ है। लोगों के अंदर उत्साह है, कर गुजरने का जज्बा है। आज ये होली का पर्व है। यह होली का पर्व ही अपने में एक उल्लास का माहौल यह लेकर आता है। इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया। उन्होंने कहा कि होली कई रंगों का मिलन एक साथ है और यह पर्व हमें एकता का संदेश देता है। आप सबके माध्यम से देशवासियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। होली जहां कई रंगों का मिलन एक साथ होता है, यह एक तरीके से हमें एकता का संदेश देता है। और अभी अभी महाकुंभ जो इसका समापन हुआ, वह भी एकता का संदेश देता है और होली कई रंगों का मिलन, यह भी एकता का संदेश देता है।
और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी दिल्ली स्थित अपने घर पर होली के पर्व को मनाया। होली की शुभकामनाओं पर उन्होंने कहा कि होली के इस त्योहार पर सभी गिले शिकवे को भुलाकर आपस में मिलकर रहने की ये प्रेरणा देता है। देखिए, होली का एक ऐसा त्योहार है जहां पे आप सारे गिले शिकवे, हर मतभेद भूलकर एक दूसरे के साथ खुशियों के साथ गले लगते हैं। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब को सर आंखों पे प्राथमिकता देते हुए रखने का कार्य किया। आज मैं चाहता हूं कि हम तमाम इन बातों को भूलकर, धर्म मजहब जातियों के मतभेदों को भूलकर खुशियों से सबको रंग लगाएं, खुशियों से सबके गले लगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में होली के पर्व पर सनातन धर्म को लेकर कहा कि सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है, यतो धर्मस्ततो जयः। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पर्व और त्योहारों की जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है, दुनिया के किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य मत और मजहब के पास नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर स्थानीय लोगों के बीच जाकर होली खेली। इस दौरान लोगों ने फाग गीत भी गाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखपुर मंदिर में पक्षियों को दाना खिलाया था। इसके साथ ही सीएम ने गौ माता का गुलाल से तिलक किया। इसके अलावा सीएम ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी थी। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी होली खेली। उन्होंने होली की सभी को शुभकामनाएं दी। इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा कार्यालय में होली मंगल मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी है। दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी। सौहार्दपूर्ण तरीके से दिल्ली चले, सब मिलजुल के दिल्ली के विकास के लिए काम करें। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने सभी को होली की बधाई दी। उन्होंने कहा कि होली के अवसर पर दिल्ली के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमें दिल्ली के लोगों की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करने की शक्ति दें। इस होली के रंगों के पर्व पर मैं दिल्ली की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सब ईश्वर से इस त्योहार के दिन ये कामना करते हैं कि हमें सामर्थ्य दे कि हम दिल्ली की जनता के लिए सहूलियतें और उनकी सेवा कर पाएं। मैं मुख्यमंत्री रेखा जी की तरफ से और हमारे सभी कैबिनेट के साथियों की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से सभी दिल्ली वासियों की मंगल कामना करता हूं। और देश भर में धूमधाम से रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली में लोकसभा के सांसद अनिल बलूनी के निवास पर देवभूमि उत्तराखंड की होली के रंग नजर आए, जहां बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोगों ने पारंपरिक गीतों पर होली मनाई। वहीं इस दौरान दिल्ली के पटपरगंज से भाजपा विधायक रविंद्र नेगी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तो देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। देश भर में इस वक्त होली की धूम है। चारों तरफ लोग प्रेम से सौहार्द से होली मना रहे हैं। ढोल नगाड़ों के आवाज के बीच में हमारे साथ वरिष्ठ सांसद अनिल बलूनी साहब हैं। सर, एक बड़ा पर्व, प्रेम सौहार्द का पर्व और हिमालय और उत्तराखंड की धरती का पर्व मनाया जा रहा है, यहाँ पर क्या संदेश है इसके लिए? देखिए, होली उत्तराखंड में एक अलग रंग के साथ होती है और दिल्ली में जो हमारे सारे भाई बहन हैं उनके साथ हम लोग कर रहे हैं। कल मैंने देवप्रयाग में भी किया, पूरे उत्तराखंड में भी कल हमने मनाई है। तो उत्तराखंड की होली एक अलग है। हम आज इसके उसमें पूरे उत्तराखंड और पूरे देश के विकास के लिए, सबके जीवन में रंग भरे, इसके लिए कामना करते हैं। हमारे साथ पटपरगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविंद्र नेगी है, जो इस पूरे माहौल में शरीक हुए हैं। पहले तो क्या संदेश रविंद्र जी? मैं पहले धन्यवाद करूंगा पौड़ी से लोकसभा लोकप्रिय सांसद अनिल बलूनी जी का, जिस प्रकार अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को दिल्ली जैसे शहर में जो कायम रखा है और आज मिलकर सारे उत्तराखंड के लोग
होली का पर्व आज बरूणी जी की कोठी में मना रहे हैं, ये अपने आप में हमें गर्व महसूस कराता है। बरूणी जी की धर्मपत्नी जी भी हैं। मैम, आज के दिवस पर आप क्या शुभकामना देती हैं और किस तरह से एंजॉय कर रही हैं? मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ होली की। सभी लोग इस पर्व को बहुत खुशी से मनाते हैं, रंगों से मनाते हैं, फूलों से मनाते हैं। जो भी रंग है वो ही रंग सब में रंग जाते हैं। सबसे बड़ी खुशी ये है। प्रेम और सौहार्द के इस त्योहार को पूरा देश मना रहा है और इस दिल्ली की धरती से न सिर्फ वो पहाड़ की जो संस्कृति है, सभ्यता को झलक दे रहा है, बल्कि वो उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस त्योहार को भी मना रहे हैं। कुल मिला के रंगों का जो त्योहार है इस समय पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भोजपुरी गायक और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी होली के रंगों में रंगे हुए हैं और फगुआ गा रहे हैं। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने दिल्ली में मनोज तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और मनोज तिवारी ने डीडी न्यूज के लिए कुछ खास गीत भी गुनगुनाए हैं। और सांसद मनोज तिवारी होली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आवास पर मौजूद हैं, जहां पर जबरदस्त होली खेली जा रही है। मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज भाई, 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म हुआ, इस बार खास होली? खास नहीं, बहुते खास होली है। इस होली में हम समझ रहे हैं कि ये खास भी है, इसमें रंगों का उल्लास भी है और हमें दिल्ली सजाने का विश्वास भी है। हम नड्डा जी के आवास पे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। वो आज इतना भारी रंग और गुलाल खेले हैं कि हम लोग शर्मा गए कि हम इतना क्यों नहीं खेल पाते हैं। और मैं समझता हूं आज एक ही भाव पूरे दिल्ली में और देश में चल रहा है कि आज विरज में होरी रे रसिया, अरे दिल्ली अब बन रही वृंदावन, सज रहा है ये मोदी का आंगन, देश बने अपने रंग रसिया, देश बने अपने रंग रसिया, आज विरज में होरी रे रसी। नड्डा जी उड़ावे अबीर ललाट पे, विपक्ष बैठी अपने खाट पे, हम गाए मनोजवा गाए जोगीरा रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया। मनोज तिवारी जो होली के रंगों में रंगे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार की जो होली है वो खास इसलिए है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। आगे आपको होली के कुछ और रंग दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। होली के कुछ और रंग दिखाते हैं आपको। होली के दिन दिल्ली में हर जगह हर्ष और उल्लास का माहौल है, लोग खुलकर होली खेल रहे हैं। तो होली की एक झलक ये वसुंधरा एनक्लेव से भी देख लीजिए। और प्रतिष्ठित लोक गायिका और शास्त्रीय संगीत में माहिर पद्मश्री मालिनी अवस्थी को कौन नहीं जानता। वो अवधी, भोजपुरी, काशी, ब्रज और बुंदेलखंडी बोलियों के गीतों के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। तो होली के इस रंगारंग मौके पर दुनिया भर में अपनी गायकी के लिए प्रसिद्ध मालिनी अवस्थी से बात की हमारी सहयोगी रेशमा फारूकी ने। दावत हक का तलबगार हूँ मैं, खूब पहचान लो फनकार हूँ मैं। जी हाँ, आज एक ऐसी ही फनकारा हमारे बीच मौजूद हैं, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जैसे हम सभी जानते हैं कि होली हमारे साथ है, होली का त्यौहार हमारे साथ है
और आपको लोक संगीत और गीत के लिए जाना जाता है और आपको लोक रानी भी कहा जाता है। तो आप होली के इस पावन पर्व पर क्या कहना चाहेंगी? धूमधाम से होली मनाइए। मैं तो यही कहूँगी, दिल खोल करके होली मनाइए। हमारे पूर्वजों का जो जीवन दर्शन था इस पर्व को मनाने के पीछे, वो ये था कि साल में एक दिन अपनी सुध बुध खोल करके सारे मन के विकार, गिले शिकवे सब हटा करके रंगियो और रंग डालिए। तो मैं यही कहूँगी कि इस पूर्णिमा को जब होलिका दहन हो तो सारे अपने जितने भी विकार, शिकायतें, निराशाएं, उनका भी दहन करें और खूब उल्लास के साथ होली मनाइए। मैम, कई भाषाओं का भी आपको ज्ञात है, अवधी की बात करें, ब्रज की बात करें या और भी कई सारी भाषाएं और बोलियां आप जानती हैं, तो क्या लोकगीतों में आपने कुछ नया किया है? पुराना इतना है कि उसको लेकर के सामने आ जाए, यही नया है। पुराना इतना नया है कि उसमें जो बातें हैं, जिस तरह से कही गई, जो खुलापन है, जो मस्ती है, जो वो आनंद है, मेरा यही तो काम रहा है। इसी को ही लोग नया कहते हैं कि पुरानी जो धरोहर है उसको सामने लेके आना। उस्ताद अमजद अली खान साहब के बेटे हैं, उनके संग भी होली खेले रघुबीर हमने किया। तो वही पारंपरिक गीतों में किस तरह से हम कोलैब करके एक नया रंग ला सकते हैं, लेकिन परंपरा तो वही है, रंग वही है, गीत वही है। हरी होरी खेले रघुबीरा, अवध माँ होरी खेले रघुबीरा, हरी होरी खेले रघुबीरा, अवध माँ होरी खेले रघुबीरा। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी मालिनी अवस्थी जो हमें बता रही थी कि किस तरह से होली का त्यौहार मनाना चाहिए उल्लास के साथ और रंग और गुलाल के साथ। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने कहा, रंगों के त्योहार होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर्षोल्लास का यह त्योहार एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। यह त्योहार भारत की अनमोल सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर मां भारती की सभी संतानों के जीवन में निरंतर प्रगति, समृद्धि और खुशियों के रंग भरने का संकल्प लें। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी होली की देशवासियों को बधाई दी है। होली की पूर्व संध्या पर उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, होली के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जो हमें नवीन सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। इस मंगलमय उत्सव को उल्लासपूर्वक मनाते हुए आइए हम इसके प्रेम के संदेश को अपनाएं। होली के जीवंत रंग हमें भारत की सांस्कृतिक विविधता की याद दिलाते हैं, जो इन रंगों की तरह एक साथ मिलकर हमारे देश की अद्भुत छवि अनेकता में एकता को प्रस्तुत करते हैं। इस होली पर हम संकल्प लें कि हमारे विचार करुणा से रंगे हों, हमारे कर्म मानवता की सेवा में समर्पित हों और हमारी सोच राष्ट्र के सुनहरे भविष्य पर केंद्रित हों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास से भरा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रगाढ़ करे, यही कामना है। और वृंदावन, जो कि वृंदावन में बहुत ही बहार है, जहां पर संत जन भगवान के साथ होली खेलते हैं। मलुक पीठ में भी लोगों ने शालिग्राम भगवान और जानकी नाथ के साथ जमकर होली खेली। ब्रज की होली रे आत्मा और परमात्मा के मिलन का त्योहार माना जाता है और यहाँ का उमंग देखते ही बनता है। ब्रज की जो होली है ना, वो विशेष महात्म्य इसलिए है कि हमारे यहाँ जगत होरी और ब्रज होरा, हमारे यहाँ होरी शब्द नहीं, होरा शब्द, बड़े शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो होली होती है ना, वो 40 दिनों की होली होती है। हमारे मलुकपीठ सेवा संस्थान न्यास की जो होली है, क्योंकि यह संतों की होली है और होली एक ऐसा मात्र त्यौहार है हमारे यहाँ संतों में, ये समरसता का त्यौहार है। जाति
भेदभाव सबको मिटा करके सबको अंगीकार करना, ये हमारे यहाँ होली का त्यौहार है। आज के ही दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस भी है। आज के दिन ही उनका जन्म हुआ है, इसलिए वृंदावन की होली तो हमारे लिए विशेष होली होती है। हर कोई आना चाहता है वृंदावन होली में। मैं भी, मेरी पहली होली है। मैं 2016 से यहाँ से जुड़ी हूँ और कथा तो 6 से ही सुन रही हूँ महाराज जी की, लेकिन जुड़ी हूँ, वृंदावन आई हूँ पहली बार 2016 में। उसके बाद मेरी पहली होली है वृंदावन। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के और मैं बहुत खुश हूँ। होली का अपना अनुभव इतना अच्छा है, इतना आनंद है कि बहुत रस आता है इस होली में। और ब्रज में आके तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम बस कृष्ण के हो गए, राधा के हो गए। यहाँ उमंग के साथ होली होती है और यहाँ सब कुछ रिश्ते नाते मर्यादा सब में उस गुलाल जैसी हो जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में भी होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार होली और रमजान के जुमे को देखते हुए प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई खुद फोर्स के साथ मौजूद हैं। सब लोग बहुत आनंद के साथ, उल्लास के साथ नृत्य करते हुए एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और चारों ओर से सहयोग भी मिल रहा है और सब लोग खूब आनंद ले रहे हैं। सभी लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं और जितने भी संभल पुलिस की मेहनत है वो रंग लाई है। सभी लोग खुशी से अपना होली खेल रहे हैं, शांति से खेल रहे हैं। सब संपन्न हो जाएगा समय से, कोई परेशानी नहीं है। और उत्तर प्रदेश के संभल में होली समारोह पर संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कहा है कि सभी ने बहुत प्यार से होली मनाई, कहीं से भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। सबने बहुत प्यार से होली मनाई है, बहुत प्यार से, और कोई किसी तरह की कहीं कोई शिकायत नहीं आई किसी भी जगह से। और अभी जो नमाज का समय है तो लोग आराम से नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो नमाज भी आराम से होगी। जुलूस निकला अभी मस्जिद के पीछे निकला, बहुत बड़ा जुलूस था, करीब 3000 आदमी होंगे, तो अच्छे से निकल गया, सब आराम से हो गया। तो रंगों का त्योहार होली देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में भी होली धूमधाम से मनाई जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने पटना के गांधी मैदान में लोगों के साथ जमकर होली खेली। इस मौके पर रामकृपाल यादव ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। सब बुराइयां कल जल गया, आज अच्छाइयों के साथ हम लोगों ने जीवन फिर नए इस वर्ष में प्रारंभ किया है। सब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, गिला शिकवा भूल करके। होली तो प्यार और मोहब्बत का त्यौहार है, सद्भाव का त्यौहार है और हम सब लोग मिलजुल करके आज गांधी मैदान में हर साल पिछले 30 सालों से हम लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आज के दिन मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को रंग लगा करके और एंजॉय कर रहे हैं। तो देश के कई हिस्सों में आज जोश और उमंग के साथ होली का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में देश के प्रहरियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होली का त्योहार मनाकर भाईचारे का संदेश दिया और पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने धूमधाम से होली का जश्न मनाया। जवान होली के रंग में झूमते हुए नजर आए। जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और मिठाइयां बांटकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान जवानों ने अपने आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया और एकजुट होकर इस त्योहार का आनंद लिया। तो होली के अवसर पर आज पूरा देश रंगों से सराबोर है। इस मौके पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी ओडिशा के पुरी में राधा कृष्ण की 6 फीट ऊंची रेत की कलाकृति बनाकर देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। भगवान राधा कृष्ण का स्कल्पचर्स बना के यहाँ पर क्रिएट किए हैं और ये होली सेफ होली हो। मेरा अपील है कि हम सब लोग का होली को एंजॉय करें, बट कोई केमिकल कलर यूज़ ना करें। और भगवान राधा कृष्ण जी को लेकर ये सैंड स्कल्पचर्स हम लोगों ने क्रिएट किया है, जो अराउंड 5 फीट हाइट का स्कल्पचर है। अराउंड 3 to 4 टन ऑफ सैंड लगा है। रोकते हैं कुछ अन्य खबरों का। गुजरात के राजकोट शहर में एक 12 मंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार घटना
150 फुट रिंग रोड इलाके में हुई और इमारत में फंसे लगभग 40 निवासियों को बचा लिया गया है। अपराह्न के आसपास आग पर काबू भी पा लिया गया। सुबह 9 से 10 बजे के बीच में अटलांटिक के अपार्टमेंट है जो 150 फुट रिंग रोड के पास, उधर आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगी ऐसा जानने में आया और 3 व्यक्ति एक्सपायर हो गए। उनकी डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल पहुंचाई गई है और एक व्यक्ति इंजर्ड है। बाकी जो फ्लैट में जो रहते थे उन लोगों को नीचे रेस्क्यू करके नीचे लाया गया है। फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग के द्वारा सबको रेस्क्यू करवाया है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न? बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम? पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट। फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। कुछ और बड़ी खबरों में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में मूर्तियों के अपमान का एक और मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में मूर्तियों के अपमान का एक और घृणित कृत्य। उन्होंने लिखा कि नंदीग्राम द्वितीय ब्लॉक के अहमदाबाद इलाके के कमलापुर के ग्रामीण पिछले मंगलवार से स्थानीय पूजा उत्सव मना रहे थे। पूजा और राम नारायण कीर्तन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। उन्होंने आगे लिखा कि कल आधी रात के आसपास जब एक ग्रामीण घर लौट रहा था तो उसने देखा कि मूर्तियां टूटी हुई हैं। इससे अन्य ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, जो बाद में एकत्र हुए और इस भयावह घटना को देखा। उन्होंने आगे लिखा कि मैं पश्चिम बंगाल के डीजीपी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे स्थिति का जायजा लें और स्थानीय पुलिस को निर्देश दें कि वे दोषियों का पता लगाएं और उन्हें जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा करें। साथ ही उन्होंने लिखा कि सनातनी धार्मिक गतिविधियों को निशाना बनाकर बार बार की जाने वाली ऐसी जघन्य हरकतें समाज में सांप्रदायिक दरार को और बढ़ा देंगी। पश्चिम बंगाल पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही लौटेंगे, देखेंगे आगे की कुछ और बड़ी खबरें। कौन है हाथी बंधु? क्या है डियर वुमेन की कहानी? कैसे प्रकृति के बीच बना रहे हैं सामंजस्य? कैसे एआई में हमारे देश के लोगों की बढ़ती भागीदारी नई क्रांति को दे रही है जन्म? कहानियां जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। देखिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का ये विशेष एपिसोड मेरे साथ सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नई
नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। यूक्रेन के साथ युद्ध विराम को लेकर क्या है रूस की प्रतिक्रिया? ताइवान के राष्ट्रपति ने चीन को क्यों दी चेतावनी? अमेरिकी टैरिफ के बीच क्या है G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का एजेंडा? बताएंगे आपको कैसी चल रही है इजराइल और हमास के बीच वार्ता। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें। देखिए मेरे साथ खबर दुनिया की रात 10 बजे। इस सप्ताह डिफेंस डायनेमिक्स में हम ट्रॉपेक्स 25 में भारत के नौसैनिक ताकत प्रदर्शन की चर्चा करेंगे। क्या भारत ट्रॉपेक्स 25 के माध्यम से दे रहा है चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश? हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की रक्षा सेनाएं आने वाले 2 मोर्चे के युद्ध का कर सकती हैं मुकाबला। हम चीन और बांग्लादेश के साथ तनाव के बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट भारत के सैन्य अभ्यास के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए डिफेंस डायनेमिक्स शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था पश्चिम बंगाल में मूर्तियों के अपमान का एक और मामला सामने आया है। तो इस मामले के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने इसे घृणित कृत्य बताया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा है। नंदीग्राम ब्लॉक 2 के अहमदाबाद क्षेत्र के कमलापुर में स्थानीय निवासी पिछले मंगलवार से ही पूजा अर्चना में लगे हुए थे। जब पूजा और राम नारायण कीर्तन निर्बाध रूप से जारी था तो कुछ व्यक्तियों को श्री राम के नाम का जाप बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तोड़फोड़ की और मूर्तियों को अपवित्र कर दिया। उन्होंने आगे लिखा कि बरुईपुर, जादवपुर और मुर्शिदाबाद समेत पूरे राज्य में ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी की पुलिस ने बंगाल के कुछ हिस्सों में होली के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन बाद में पीछे हटना पड़ा। उन्होंने लिखा कि सनातनियों में व्यापक आक्रोश है, लेकिन भाजपा बंगाल इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। हम ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनाने की अनुमति कभी नहीं देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के 3 दिवसीय दौरे पर आज रात असम के जोरहाट पहुंचेंगे। वो जोरहाट पहुंचने के तुरंत बाद गोलाघाट जिले के देरगांव जाएंगे, जहां वो लचित बरफुकन पुलिस अकादमी में रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह गृह मंत्री अमित शाह मिजोरम रवाना होने से पहले अत्याधुनिक पुलिस अकादमी का उद्घाटन करेंगे। मिजोरम में गृह मंत्री अमित शाह असम राइफल्स कार्यालय को आइजोल से जोखावसांग स्थानांतरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे, जो राज्य की राजधानी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। अमित शाह बाद में दिन में गुवाहाटी लौटेंगे और कोयनाधारा स्थित राज्य अतिथि गृह में रात्रि विश्राम करेंगे। रविवार की सुबह गृह मंत्री ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन यानी ABSU के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए असम के कोकराझार जिले के डोटमा के लिए रवाना होंगे। अमित शाह दोपहर में गुवाहाटी लौटेंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भारतीय न्याय संहिता की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक राज्य BNS के अब तक के कार्यान्वयन पर जानकारी प्रस्तुत करेगा। गृह मंत्री रविवार रात को नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। खबर मणिपुर से, जहां के थौबल जिले में 100 किलोग्राम से भी अधिक मादक पदार्थ के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार लोगों के पास से WY की गोलियां बरामद की गई हैं। मणिपुर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य पुलिस और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB की संयुक्त टीम ने लिलोंग थाने के निकट से यह बरामदगी की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 लोग असम के निवासी हैं। आरोपियों की पहचान असम के गोलाघाट निवासी अमलदास जालक्सो, असम के मोरीगांव निवासी मेहदी अलोम और थौबल के लिलोंग हंगम थाबी निवासी मोहम्मद खुर्शीद के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान एक ट्रक और एक वाहन भी जब्त किया गया है। और मणिपुर में इंफाल घाटी के विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के 4 उग्रवादियों को 4 अलग अलग अभियानों में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की एक सदस्य को इंफाल पश्चिम जिले के सागोलबंद सयांग कुराऊ माखोंग में बृहस्पतिवार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान थोकचोम ओंगबी अनीता देवी 46 वर्ष उम्र के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उसके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन, 33 कारतूस, 5 सिम कार्ड और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। साथ ही प्रतिबंधित यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी UNLFK के एक सदस्य को भी तेनुगोपाल जिले में भारत म्यांमार सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान इम्फाल ईस्ट जिले के खुरई चेरेनथोंग निवासी मोइरंगथम रिके सिंह 22 वर्षीय के रूप में हुई है। प्रतिबंधित PREPAK के एक सक्रिय सदस्य को काकचिंग जिले के सेकमाइजिन निंगोलखोंग से भी गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान लैशराम बिशोरजीत मेईती 33 वर्षीय के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि लकड़ियों के परिवहन करने वाले वाहनों से जबरन रुपए वसूलने के आरोप में एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। मणिपुर में लूटे गए या छीने गए और अवैध हथियारों को बरामद करने के लिए पहाड़ी और घाटी के जिलों में खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान और घेराबंदी की जा रही है। मणिपुर पुलिस ने इन सभी हथियारों को बरामद करने के लिए नियमित रूप से लगातार छापेमारी करने का संकल्प लिया है। मनोरंजन जगत की खबर। अभिनेता जॉन अब्राहम ने अपनी नई फिल्म द डिप्लोमैट की रिलीज से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और कूटनीति, फुटबॉल, पूर्वोत्तर और आगामी फिल्म पर चर्चा की। शिवम नायर द्वारा निर्देशित द डिप्लोमैट आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, जॉन अब्राहम के साथ उनकी नई फिल्म द डिप्लोमैट पर एक दिलचस्प बातचीत, साथ ही फुटबॉल और पूर्वोत्तर पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने बैठक की कुछ तस्वीरें भी साझा की, जिसमें दोनों को 9 नंबर और जयशंकर नाम वाली जर्सी पकड़े हुए देखा जा सकता है। अब्राहम ने X पर जयशंकर की पोस्ट साझा करते हुए लिखा, एक ऐसे व्यक्ति से मिलना खुशी और सम्मान की बात थी जिसका मैं अनुसरण करता हूं। हमने कूटनीति, पूर्वोत्तर और फुटबॉल के अलावा कई अन्य चीजों पर चर्चा की। वास्तविक घटनाओं से प्रेरित इस फिल्म में अब्राहम एक राजनयिक की भूमिका में हैं, जो उज़्मा नामक एक भारतीय महिला को पाकिस्तान से बचाने के लिए आगे आता है। अब बात तमिलनाडु से उठे विवाद की। तमिलनाडु में भाषा और रुपए के चिन्ह के विवाद के बीच राज्य के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया। बजट में कलेगनार कनवु इल्लम आवास योजना के तहत 1 लाख नए मकानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के लिए 2200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा चेन्नई में स्पॉन्ज पार्क के लिए 88 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। राज्य के बजट में महिलाओं के वास्ते किराया मुक्त बस यात्रा योजना के लिए सब्सिडी के तौर पर 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत बड़ी नाटकीय रही। विपक्षी पार्टी AIADMK ने सदन से वॉकआउट किया, तो वहीं भाजपा ने भी सत्र का बहिष्कार किया। विधानसभा से वॉकआउट करने के बाद विपक्ष के नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि तमिलनाडु सरकार को कथित शराब घोटाले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जांच में 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मांग की कि DMK सरकार नैतिक जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे। और तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य के बजट दस्तावेज में से रुपए का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह नहीं होने के विवाद के बीच रुपए के डिजाइनर एवं IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर उदय कुमार धर्मलिंगम ने भी अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। उदय कुमार धर्मलिंगम ने कहा कि इतने वर्षों के बाद इस तरह के विवाद की कभी उम्मीद नहीं की थी।
So I'm really happy about this. Being the designer of the rupee symbol, so I'm always excited to see my designs in many places. Yeah, it gives a great feeling. But yeah, this change and this debate I never expected. It just happened to be. It somehow took this turn, and then so there is a lot of concerns going on in terms of the symbol itself. भारत ने ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा की गई टिप्पणियों पर मीडिया के प्रश्नों के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और असफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ बड़ी खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत ने बड़ा झटका दे दिया है। कैलिफोर्निया की अदालत ने कल 6 अमेरिकी मंत्रालयों को आदेश दिया कि वो हाल ही में निकाले गए हजारों कर्मचारियों की फिर से बहाली करें। सैन फ्रांसिस्को में सुनवाई के दौरान जिला जज विलियम एल्स ने अमेरिकी रक्षा, कृषि, ऊर्जा, वित्त समेत 6 मंत्रालयों को ये आदेश जारी किए। फलस्तीनी कार्यकर्ता और कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्र महमूद खलील की हिरासत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को मैनहट्टन में ट्रंप टावर में सैकड़ों प्रदर्शनकारी घुस गए। वहीं सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के एकत्र होने के बाद पुलिस ने करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ICE ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में फलस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में खलील को हिरासत में लिया है। यहूदी वॉइस फॉर पीस द्वारा आयोजित विरोध दोपहर के तुरंत बाद शुरू हुआ। पुलिस को देखते ही प्रदर्शन काफी तेज हो गया। जैसे ही न्यूयॉर्क पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी, वो एक साथ बैठ गए और फ्री फलस्तीन और पूरी दुनिया देख रही है जैसे नारे लगाने लगे। ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की रणनीति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ये विश्वास जताया है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव मार्क रुट्टे के इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रुट्टे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है ताकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध विराम प्रस्ताव को अस्वीकार करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ये कहने से डर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने शाम के संबोधन में कहा कि रूस युद्ध विराम में देरी करने या इसे बिल्कुल भी ना होने देने के लिए शर्तें तय कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वास्तव में वे वर्तमान में इसे अस्वीकार करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन निश्चित रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह बताने से डर रहे हैं कि वो इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं, कि वो यूक्रेनियों को मारना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध विराम से दीर्घकालिक सुरक्षा और वास्तविक विश्वसनीय शांति से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर तैयार करने तथा युद्ध समाप्त करने की योजना प्रस्तुत करने का समय मिलेगा। डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी एयरलाइंस के एक विमान में उस समय आग लग गई जब वो उतर रहा था, जिसके बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अभियान चलाया गया। डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि 12 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर से एक्स पर किए गए पोस्ट के अनुसार अस्पताल ले जाए गए सभी लोगों को मामूली चोटें आई हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने एक बयान में कहा कि कोलोराडो स्प्रिंग्स हवाई अड्डे से डलास फोर्ट बर्थ जा रही उड़ान 1006 को डेनवर की ओर मोड़ दिया गया और चालक दल द्वारा इंजन में खराबी की सूचना दिए जाने के बाद शाम 5:15 पर इसे सुरक्षित रूप से उतारा गया। FAA ने बताया कि बोइंग 737-800 के इंजन में आग लग गई थी। खबर पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने तथा जाफर एक्सप्रेस अपहरण की घटना के बाद वहां के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कल अशांत बलूचिस्तान प्रांत का दौरा किया। ट्रेन के अपहरण की घटना में 21 नागरिक और 4 सैनिक मारे गए थे। शरीफ की यह यात्रा सुरक्षा बलों द्वारा मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा करके यात्रियों को बंधक बनाने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सभी 33 विद्रोहियों को मार गिराने के एक दिन बाद हुई।
इस ट्रेन पर 440 यात्री सवार थे। शरीफ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि पाकिस्तान में शांति के बिना समृद्धि नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा है और इस खतरे को देश से मिटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया। शरीफ ने विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का उल्लेख किया, जो 2 सबसे अधिक प्रभावित प्रांत हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में प्रगति इस क्षेत्र से आतंकवाद के खात्मे से जुड़ी हुई है। और अब खबर खेल के मैदान से। दिल्ली कैपिटल्स ने भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल को शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र के लिए अपना कप्तान नियुक्त किया है। वो ऋषभ पंत की जगह लेंगे, जो मेगा नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी से बाहर हो गए थे। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले 31 वर्षीय अक्षर 2019 में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े थे और फ्रेंचाइजी ने उन्हें 16.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में बरकरार रखा था। अक्षर को आईपीएल में कप्तानी का सीमित अनुभव है, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में गुजरात की कप्तानी की है। वो इस साल के शुरू में भारतीय T20 टीम के उपकप्तान भी नियुक्त किए गए थे। अक्षर पटेल ने आईपीएल के पिछले सत्र में लगभग 30 की औसत से 235 रन बनाए हैं और 7.65 की इकोनॉमी रेट से 11 विकेट लिए थे। अक्षर ने कप्तान नियुक्त किए जाने पर कहा कि दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान नियुक्त किया जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैंने एक क्रिकेटर के रूप में काफ़ी प्रगति की है और मुझे लगता है कि मैं इस टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। बात बैडमिंटन की। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली शिफेंग से होगा। कल लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में गत विजेता इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को 21-13 और 21-10 से हराकर सनसनीखेज जीत हासिल की थी। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में कल प्री क्वार्टर फाइनल में त्रिशा और गायत्री ने दक्षिण कोरिया की कोंग ही योंग और किम हाए जियोंग को 15-21, 21-18 और 21-18 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में आज त्रिशा और गायत्री का सामना चीन की टैन और लियू शेंगशु की जोड़ी से होगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में शीर्ष पर रहते हुए अपने अभियान को समाप्त किया है। इस चैंपियनशिप में भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने 134 पदक जीतकर अपने नाम करने में सफलता प्राप्त की। इसमें 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य पदक शामिल हैं। तो वहीं दूसरे स्थान पर न्यूट्रल पैरा एथलीट कंटिजेंट रहा, जिसने 18 स्वर्ण, 15 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 39 पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। तो वहीं उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी 8 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक समेत कुल 18 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहे। गौरतलब है कि भारत में पहली बार आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में दुनिया के 20 देशों के 280 से भी ज्यादा पैरा खिलाड़ियों ने पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश की। इस 3 दिवसीय आयोजन में भारतीय पैरा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की ओर से इस चैंपियनशिप में कुल 150 पैरा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने 134 पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री के सफल आयोजन पर विश्व पैरा एथलेटिक्स के सीनियर मैनेजर मार्टिन चोले ने इस टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर भारत के प्रयासों की सराहना की। The facilities are fantastic here. That's why we've come to have a Grand Prix here in preparation for the World Championships. That preparation in the facilities, all the areas within the stadium, the renovation of the stadium, the impact from the government's involvement now with the World Championships, it only heightens that and brings it forward as we move to deliver the World Championships. It's world-class facilities and all the athletes will be really happy with the renovations that will happen over the coming months in preparation for the World Championships. और पैरा खिलाड़ियों के जीवन को सुगम बनाने और दिव्यांगों को खेलों से जोड़ने के लिए काम करने वाली संस्था स्वयं की अध्यक्ष स्मिनु जिंदल का कहना है कि आज खिलाड़ियों को सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं का पूरा साथ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसी का नतीजा है कि आज हमारे पैरा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। स्मिनु जिंदल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने।
नई दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री का आयोजन सफल तौर पर हुआ है और इस आयोजन को सफल बनाने में स्वयं की भी एक अहम भूमिका रही है। इस वक्त हमारे साथ स्वयं की स्मिनु जिंदल जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्वयं किस प्रकार से पैरा एथलीट्स की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहा है। जब कोई पैरा एथलीट खेलता है, क्लासिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग चूज़ नहीं हो पाते राइट मायनों में, और जब वो देश को बाहर जाके रिप्रेजेंट करते हैं तो कई बारी उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो राइट नहीं होने की वजह से उनको बहुत ह्यूमिलिएशन फील होती है। तो इस तरह के आयोजन का मैं बहुत सराहना करती हूँ और आशा करती हूँ कि रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा। जो सुलभ होगा जीवन, तभी किसी में एक कुछ करने की एक फीलिंग आएगी, एक प्रेरणा आएगी, हम भी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए स्वयं की अगर बात करें तो क्या क्या जो है स्कीम है, क्या क्या पहल सामने आ रही है स्वयं की तरफ से? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने एक अभियान शुरू किया है, सुगम्य भारत अभियान। उसके अंतर्गत ये चीज़ लोगों में जागरूकता फैली है कि सुगम्यता कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और पैरा एथलीट्स के लिए ये एक जीवन जीने के लिए एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये लग्जरी की बात नहीं है, एक जीवन को जीने की बात है। आने वाले समय में आपके साथ पैरा एथलीट्स का विकास किस लेवल पे जाएगा? देश के साथ पैरा एथलीट्स का नाम बहुत ऊंचा जाएगा, क्योंकि इसके तरफ पूरी दुनिया अब जागरूक हो रही है और इस टैलेंट को पहचान रही है। गाँव में जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ करने को है अभी? स्वयं ने एक्सेसिबल टॉयलेट के माध्यम से, एक्सेसिबल फैमिली टॉयलेट के माध्यम से करीब 11 स्टेट्स में काम किया और हमें वहाँ बहुत सक्सेस देखने को मिली। हमें लगा था कि खाली शहर में लोग एक्सेसिबिलिटी समझते हैं, पर गांव में लोगों से जो हमें ये मिला कि वो सिर्फ अपने आज के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए भी AFT टॉयलेट को अपनाने के लिए वो आगे बढ़कर आगे आए। तो ये थी स्मिनु जिंदल जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी एक्सेसिबिलिटी को लेके शहरों में और टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में भी काम हो रहा है, जिनका लक्ष्य है कि इसे गाँव में ले जाया जाए, जिससे धरातल पर उतारा जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग लोगों को एक्सेसिबिलिटी का फ़ायदा मिल सके और वो बड़े मंच पर अपने प्रदर्शन से देश को पदक दिला सकें। सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और इसी खास रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।